मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th ज्योग्राफी। हमारी पिछली क्लास में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए हम किन किन सूत्रों का काम लेते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी के अंदर जाके तो देख नहीं सकते कि पृथ्वी अंदर कैसी है। तो कई सूत्र हमने प्रत्यक्ष सूत्र की बात करी थी और अप्रत्यक्ष सूत्रों की बात करी थी। प्रत्यक्ष सूत्रों में हमने जो चट्टानें हैं और ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा है, इनके बारे में बात करी थी। और अप्रत्यक्ष सूत्रों में जैसे हमने उल्का पिंड और इनकी बात करी थी। आज हम जो हमारी पृथ्वी की संरचना है, आंतरिक संरचना, उसमें हमें उसके बारे में जानने के लिए भूकंप से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है कि हमारी पृथ्वी अंदर से किस प्रकार की है। तो हम इस भूकंप के बारे में, हमारा एक टॉपिक है, वो इसमें पढ़ेंगे। देखिए, ये भूकंप आप लोगों ने कई बार टीवी में और न्यूज़ में नाम सुना होगा कि भूकंप आया है वहाँ पे। तो भूकंप आने के बाद इस प्रकार की जैसे बिल्डिंगें गिर जाती हैं, ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं। तो भूकंप है क्या, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। भूकंप तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ पृथ्वी का कंपन है। ये एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। देखिए, भूकंप इसका अध्ययन अब जो अभी हम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसको पढ़ने के लिए इस भूकंप का हमने इसको लिया है। तो भूकंप से हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से किस प्रकार, क्योंकि जब भूकंप आता है तो पृथ्वी में दरारें पड़ती है बहुत बड़ी बड़ी, और उनसे हमें पता चलता है कि अंदर से पृथ्वी वो किस प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी हुई है। उन सब के बारे में हमें पता चलता है। अब भूकंप का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का कंपन। मैं देखो, पीछे मैंने और भी आगे जब हम पढ़ेंगे इस आज हमारी क्लास में, तो कुछ हाथ से लिखे हुए भी नोट्स हैं, उसमें भी आप इनका अर्थ देखेंगे। ये जो है वो मैंने आपकी बुक में से ली हुई है लाइनें, और जो आगे हैं वो मेरे लिखे हुए नोट्स हैं। तो देखिए, अब भूकंप का अर्थ होगा पृथ्वी का कंपन। और भूकंप मानव के द्वारा नहीं लाया जाता है। ये पृथ्वी अभी हमारी इच्छा होगी कि हम धरती में भूकंप लिया है, इस प्रकार का नहीं होगा। ये प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा का निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होती है। पृथ्वी में से ऊर्जा का संचारण होता है। उस संचरण से कई तरंगें उत्पन्न होती है जिससे वो सभी दिशाओं में फैल जाती है। अब देखिए, पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? प्राय भ्रंश के किनारे की ऊर्जा निकलती है। भूपटल की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती है। भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती है। यहाँ ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं। इसके आसपास का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है, फिर अलग होने के कारण भूकंप आता है। देखिए, क्या होता है कि पृथ्वी में कंपन हुआ। पृथ्वी में कंपन किस प्रकार हुआ, देखते हैं। क्या होता है कि पृथ्वी के जो किनारे होते हैं, जैसे हमारी ये समझ लीजिए, ये हमारी पृथ्वी है ना, धरातल ये हमारा है ना। अब इस धरातल पे कई चट्टानें बनी हुई है ना। अब इन चट्टानों के ऊपर भ्रंश का मतलब होता है दरार, यानी इधर एक भ्रंश और एक इधर, मतलब ये बीच में जो दरार है उसको कहते हैं भ्रंश। अब ये भ्रंश पड़ा तभी क्या हुई, भूकंप आए। अब क्या होता है, भूप्रपट्टी। ये भूप्रपट्टी क्या होती है? जैसे ये पृथ्वी है तो यहाँ 200 किलोमीटर जो होता है वहाँ पे तो होता है स्थलखंड, उसको हम क्या बोलते हैं, स्थलखंड। और जो ये ऊपर वाला क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं भूप्रपट्टी। जहाँ हम चलते हैं ना, धरातल का ऊपरी क्षेत्र। देखो, आप लोगों ने केक देखा है, केक जिस प्रकार केक में परतें होती है ना अलग अलग, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी में भी अलग अलग नीचे अलग अलग तत्वों से बनी है, कई परतों से मिलकर बनी हुई है। हम इन्हें परत तो नहीं बोल सकते, परंतु वो भी स्थलखंड और क्रस्ट, ये हम आगे जब पढ़ेंगे। भूप्रपट्टी ये आगे जब हम इनका विश्लेषण करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो जो ये ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है ये कहलाता है भूप्रपट्टी। अब इन भूप्रपट्टी के शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती है। अब ये भूप्रपट्टी यानी जहाँ हम चल रहे हैं, ऊपर वाला क्षेत्र, जैसे ये पृथ्वी है नीचे पूरी, और ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है जहाँ हम चल रहे हैं वो क्या कहलाएगा, भूप्रपट्टी कहलाएगी। ठीक है ना।
अब इनके गहन दरारें ही भ्रंश होती। अब इनमें बीच में क्या पड़ जाए, दरारें पड़ जाए, तो वो क्या कहलाएगी, भ्रंश कहलाएगी। जहाँ ऊपर के शेल खंड दबाव डालते हैं और उनके आसपास घर्षण से उन्हें परस्पर बंधे हुए रहते हैं। देखिए जैसे ये एक हमारा धरातल है, यहाँ पे कई शेलें बनी हुई है ना, ये इस प्रकार यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे भ्रंश पड़े हुए हैं। अब इनमें जो आपस में क्या होता है, घर्षण होता है, इधर भी एक है और एक इधर भी है, इनमें आपस में घर्षण हुआ, इस घर्षण के कारण दबाव बना रहेगा और ये आपस में बंधी हुई रहेगी। जैसे जैसे ये दबाव कम होगा तो ये इनका जो बीच का जो घर्षण है वो क्या होगा, परस्पर कम होगा और ये क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। और ये अलग अलग जब होगी तो उसके कारण क्या होगा, भूकंप आएगा। देखो इसको थोड़ा सिंपल शब्दों में आगे मैं एक और बताऊंगी, उसमें आप देखिएगा, ठीक है। अब इस की प्रवृत्ति कारण एक समय में घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप शेल खंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे ये यहाँ पे एक ये शैलें बनी हुई है ना, ये आपस में घर्षण के कारण, ये एक शैल है और एक ये शैल है ना। जैसे ये धरातल है और धरातल के ऊपर एक शैल ये हो गई चट्टान जिसे हम बोलते हैं, और एक शैल ये हो गई चट्टान। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे बीच में इनके क्या है, थोड़ा सा भ्रंश बना हुआ है और ये आपस में जुड़ी हुई है। इन दोनों में घर्षण के कारण, दबाव के कारण ये आपस में जुड़ी हुई है। और जब ये घर्षण कम होता है तो ये क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है, एक दूसरी तरफ चली जाती है। और एक जैसे ये एक थी, ये एक है, तो ये एक तरफ दूसरी तरफ चली गई और एक ये दूसरी तरफ चली गई, ऐसे। और इनमें बीच में क्या पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है और उसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुँचती है। भूतल पर बिंदु को उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र पर सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए इसको थोड़ा सरल भाषा में समझाने के लिए देखो मैंने आपको ये बताती हूँ एक बार वापस, ये जो हमने पढ़ा है जो किताब का, वो उसके हम इन शब्दों में समझेंगे। भूकंप पृथ्वी का कंपन है। भूकंप का अर्थ क्या हुआ, पृथ्वी ने क्या किया, कंपन किया, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि भूकंप का अर्थ क्या हुआ, पृथ्वी का कंपन करना है, यानी कंपन हिलना है जोर जोर से, है ना। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलखंड व स्थलखंड धरातल से 200 किलोमीटर की वाला भाग है। सभी भूकंप कहाँ आते हैं, स्थलखंड में आते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि ये ऊपर वाला क्या होगा, भ्रू प्रॉपर्टी होगी, और जो नीचे क्षेत्र है 200 किलोमीटर के जो हम कह देंगे उसके अंदर, वो उसको क्या कहेंगे, स्थलखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, स्थलखंड कहेंगे। अभी मैंने बात करी थी ना, तो उसमें क्या आएंगे, ये भूकंप आते हैं। ऊपर भ्रू प्रॉपर्टी पे नहीं आएगा, नीचे 200 जो है ये स्थलखंड, उसमें किलोमीटर वाले भाग में आते हैं, ठीक है। जब भ्रू प्रॉपर्टी की शैलें या दरारों के सहारे एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकती है। देखिए अभी हमने बात करी थी, क्या होगा कि जैसे ये भ्रू प्रॉपर्टी है, यानी ऊपर जो धरातल है, इसमें हमने कहा था ये शैलें बनी हुई है। अब इनमें क्या है, ये आपस में घर्षण के कारण जुड़ी हुई है। अब इनमें घर्षण कम हुआ तो ये क्या हो गई, खिसक गई, एक इधर चली गई और एक इधर चली गई, ठीक है। तो ये इधर जब खिसकेगी, एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी। देखो हम एक हमारा प्लेट विवर्तनी एक सिद्धांत है, उसमें पढ़ेंगे तब आपको और भी पता चलेगा कि भूकंप आने के क्या कारण है। नीचे किस प्रकार जो हमारी पृथ्वी है कई प्रकार की प्लेटों से बनी हुई है, उन प्लेटों के इधर उधर खिसकने के कारण भी क्या आता है, भूकंप आता है। ये दोनों मिलती जुलती चीज़ है, उसको इस विस्तारित रूप से हम उस चैप्टर में और पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि ये विपरीत दिशा में जाएगी। अब जब ये विपरीत दिशा में किसकी, अब इतना बड़ा स्थलखंड जब विपरीत दिशा में शैलें विपरीत दिशा में खिसकेगी तो उस ऊर्जा तो निकलेगी ना भाई, उसमें से क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। और ऊर्जा अब ये विपरीत दिशा में किसकी, परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है, तरंगे उत्पन्न सभी दिशाओं में फैलती है। अब वो जब तरंगे ऊर्जा निकली तो जो ऊर्जा की तरंग होगी वो क्या होगी, फैलेगी, संचरण होगा, उसका संचरण हुआ और जिससे पृथ्वी में कंपन, ये घटना भूकंप कहलाती है। अब जब उस ऊर्जा का संचरण हुआ तो फिर क्या होगा, पृथ्वी में क्या होगा, कंपन होगा। ऊर्जा चलेगी एक अणु से दूसरे अणु में चलेगी वो, तो उससे क्या होगा, हमारी पृथ्वी में कंपन होगा और ये कंपन ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है, ठीक है। अब देखिए भ्रंश, भू प्रॉपर्टी की शैलों चट्टानों के उत्पन्न दरारों को भ्रंश कहते हैं।
भ्रंश आपको भी मैंने बताया था, भ्रंश क्या होता है, पृथ्वी की जो हमारी भ्रू प्रॉपर्टी है, यानी ये ऊपर शैलें हैं, इनके बीच में जो दरारें हैं, चट्टानों और शैलों में उत्पन्न दरारों को क्या कहा जाता है, भ्रंश कहा जाता है। भ्रंश के दोनों तरफ की चट्टानें विपरीत दिशा में गति करती है। अब देखो, जैसे ये भ्रंश है, यहाँ पे एक चट्टान हो गई, यहाँ पे एक चट्टान हो गई, तो ये चट्टान किधर की हो जाएगी, इधर की हो जाएगी, ये चट्टान किधर की हो जाएगी, इधर की हो जाएगी। इस प्रकार इनका सिद्धांत चलता है। प्लेट विवर्तन का सिद्धांत हम पढ़ेंगे जब आपको पता चलेगा कि ये दोनों क्या करेगी, विपरीत दिशा में गति करेगी। भ्रंश के आसपास स्थित शैलों के ऊपरी शैलों का दबाव परंतु शैलों की आपसी घर्षण के द्वारा भी बंधे हुए होते हैं। अब क्या होगा, अगर इन शैलों के ऊपर, जैसे यहाँ भ्रंश है नीचे, है ना, और ये शैल है, अब इनका दबाव क्या पड़ रहा है, नीचे की तरफ पड़ रहा है इन शैलों का दबाव, और जिससे क्या हो रहा है, घर्षण से भी ये आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, है ना। अब क्या होता है, कई बार ये घर्षण कम हो जाता है, दबाव कम हो जाता है, तो इनमें क्या हो जाती है, दूरी आ जाती है, और जब दूरी आएगी तो उससे क्या होगा, भूकंप आएगा। भाई दूरी हुई आपस में, दोनों चट्टानें दूर दूर किसकी, तो क्या हुआ, धरती हिली तो भूकंप आया, ठीक है ना। भ्रंश के आपस में स्थित शैलों के ऊपरी परतों का दबाव परंतु शैलों के आपसी घर्षण के द्वारा हुए हैं। पृथ्वी जब कभी घर्षण का प्रभाव कम शैलखंड विपरीत दिशा में खिसकती है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न भूकंप कहलाती है। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जब एक शैल इधर किसकी, एक शैल इधर किसकी, तो जब एक किसकी, तो एक क्या होगी, ऊर्जा का उत्पन्न होगी, ऊर्जा का उत्पन्न हुई तो ऊर्जा का क्या हुआ, संचरण हुआ, संचरण होगा, उससे क्या होगा, हमारी पृथ्वी में क्या होगा, कंपन होगा, और कंपन होगा तो हमारे क्या आएगा, भूकंप आएगा, ठीक है। अब देखिए उद्गम केंद्र या अवकेंद्र, देखो ये बहुत मोस्ट चीज़ है, ये तो आपका था इतनी देर समझने वाली बात, इसमें ये समझने वाली बात भी है और याद करने वाली भी बात है कि ये एक तो उद्गम केंद्र क्या होता है और ये अवकेंद्र क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, वह बिंदु या स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है, जहाँ से ऊर्जा तरंग उत्पन्न होकर अलग अलग दिशा में चलती है, पृथ्वी की सतह पर पहुँचती है। अब है अधिकेंद्र। अभी क्या होगा, जैसे समझिए कि यहाँ पे सबसे पहले जब घर्षण हुआ और चट्टानें विपरीत दिशा में गई, सबसे पहले यहाँ ऊर्जा निकली, ठीक है ना। अब यहाँ ऊर्जा निकली, उसको हम क्या कहेंगे, और जहाँ महसूस करेंगे उसको क्या कहेंगे। ये देखिए, वह बिंदु स्थान जिसमें ऊर्जा निकलती है, जैसे ये बिंदु है जहाँ से क्या निकली, ऊर्जा निकली, जहाँ से ऊर्जा तरंगे के रूप में उत्पन्न होकर अलग अलग दिशाओं में पृथ्वी की सतह पर पहुँचती। अब ये यहाँ से ऊर्जा निकली और फिर वो अलग अलग दिशा में क्या चली गई, ऊर्जा के रूप में संचरण उनका हो गया, ठीक है। अब इसमें से एक को हम कहेंगे अधिकेंद्र और एक को कहेंगे अवकेंद्र, है ना। भूतल पर स्थित वह स्थान, देखो जहाँ से ऊर्जा निकली उसको तो हमने क्या कह दिया, उद्गम केंद्र या अवकेंद्र, इसको तो क्या कह दिया, उद्गम केंद्र। ये स्थान तो क्या हो गया, उद्गम केंद्र हो गया, और यहाँ से ऊर्जा का अलग अलग दिशाओं में क्या हो गया, संचरण हो गया, इसको हमने क्या कह दिया, अधिकेंद्र। क्या कह दिया, अधिकेंद्र। वापस से देखिए, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से ऊर्जा निकली तो इसको तो हमने क्या बोला, उद्गम केंद्र। क्या बोला, उद्गम केंद्र, ठीक है। अब इसका जो ऊर्जा का संचरण अलग अलग दिशाओं में हुआ, इसको हमने बोला अधिकेंद्र। क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र। ये बहुत मोस्ट है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई कौन सा अवकेंद्र है और कौन सा उद्गम केंद्र है। तो ऊर्जा का जहाँ संचरण हुआ वो क्या कहलाई, उद्गम केंद्र कहलाया, और जब ऊर्जा जहाँ उत्पन्न हुई वो तो कहलाया उद्गम केंद्र या अवकेंद्र, और जहाँ उसका संचरण हो गया, वो अलग अलग दिशाओं में चली गई, उसको हमने बोला अधिकेंद्र, ठीक है। अब भूतल पर स्थित वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंगों की सर्वप्रथम महसूस किया जाता है। जैसे देखिए, एक बार वापस से हम बात करते हैं, जैसे ये ऊपर हमारे धरातल है, हमने क्या कहा था कि भाई भूकंप का आ रहा है, स्थलखंड में आ रहा है, 200 किमी की जो नीचे की जो चीज़ है वहाँ पे भूकंप आया, ठीक है। अब यहाँ पे उसका क्या था, उद्गम केंद्र था, ठीक है। अब उद्गम केंद्र यहाँ पे है, यहाँ पे एक आदमी है, चल रहा है। अब यहाँ से ऊर्जा का संचरण हुआ और यहाँ पे उसका क्या हुआ, कंपन हुआ, ऊर्जा का संचरण हुआ, ऊर्जा गई तो क्या हुआ, कंपन होगा, और उस आदमी ने उसको यहाँ पे महसूस किया कि भाई यहाँ पे क्या आया है, भूकंप आया है, तो इसको तो हम कहेंगे अधिकेंद्र और इसको कहेंगे हम अवकेंद्र। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब जहाँ पे हम सर्वप्रथम जहाँ महसूस करेंगे ना, उसको क्या कहेंगे, अधिकेंद्र, और जहाँ से ऊर्जा का सर्वप्रथम जहाँ ऊर्जा निकलती है उसको हम कहेंगे उद्गम केंद्र। मेरे हिसाब से मैंने 3-4 बार रिपीट कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा और याद भी आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। अधिकेंद्र भूतल पर स्थित बिंदु है जो कि उद्गम केंद्र में सबसे नज़दीक होता है। अब देखिए,
ये तो कहाँ था, अंदर था, स्थल खंड में था, है ना। जहाँ ऊर्जा सबसे पहले निकली वो तो था स्थल खंड में, और जो जिसको हमने बोला उद्गम केंद्र या अवकेंद्र, और जहाँ सबसे पहले महसूस किया उसने वो कहाँ है, धरातल के ऊपर है, उसको हमने बोला अधिकेंद्र। भाई यहाँ पे देखो ये आदमी खड़ा है और उसने महसूस किया कि भाई धरती हिली, भूकंप आया, तो उसको हमने क्या कह दिया, अधिकेंद्र कह दिया। अब ये क्या होगा, जहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे महसूस होगा वो जहाँ से ऊर्जा निकल रही है उसके नज़दीक होगा। अब देखो यहाँ पे है एक यहाँ पे है, दो जगह भी जा रही है ऊर्जा, परंतु यहाँ सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र बोलेंगे। जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र बोलेंगे। समझ में आ गया ना। अब है अधिकेंद्र भूतल पर स्थित वह बिंदु है जो उद्गम केंद्र के सबसे नज़दीक है। तो कौन सा केंद्र होगा, ये क्या होगा, ये दूर हो गया, और ये भी क्या हो गया, दूर हो गया। देखिए भाई वापस से, ये जैसे धरातल है, यहाँ से ऊर्जा निकली, अब ये यहाँ चली गई, ऊर्जा का संचरण हुआ, और इधर भी चली गई और इधर भी चली गई, दोनों तरफ चली गई, परंतु नज़दीक कौन सी है, ये वाली जगह है ना। और यहाँ पे आदमी खड़ा था, उसने महसूस किया कि भाई धरती हिल रही है, तो उसने कहा कि भूकंप आ गया, तो ये तो हो गया अधिकेंद्र। अब ये तो है उद्गम केंद्र और ये है अधिकेंद्र। दूसरी बात ये कहता है कि ये क्या होगा, सबसे नज़दीक होगा। अब देखो ये दूर है दोनों, और ये क्या है, ये पास में है, तो ये इसका नज़दीक हो गया। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के 90 डिग्री अर्थात समकोण पर होता है। अब देख लो, आप खुद ही देख लो, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये बना रहा नहीं बना रहा है, तो ये कौन सी जगह पर होगा, 90 डिग्री पर। ये अधिकेंद्र कहाँ पे होगा, 90 डिग्री के ऊपर होगा। ठीक है, आज की क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई भूकंप क्या है ना, और भूकंप जो है उसमें अधिकेंद्र किसे कहते हैं और अवकेंद्र किसे कहते हैं। आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। एक बार समझ में नहीं आता है वीडियो तो वापस देखिएगा, और भूकंप की तरंगों के बारे में और इसकी अलग जानकारी हम जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।